ओके आज का टॉपिक है एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो आई होप कि इससे पहले वाले दोनों टॉपिक्स आपने अच्छे से तीनों टॉपिक्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। एसी थ्रू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को तो अच्छे से किया ही होगा और होपफुली आपने आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू वाला टॉपिक भी कर लिया होगा। आज बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे एसी थ्रू प्योरली कैपेसिटिव सर्किट से। अच्छा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में हम ये मान के चल रहे हैं बेटा यहाँ पर कि हमारे पास, जैसे कि रेजिस्टेंस वाले केस में हमने कंसिडर किया था कि सिर्फ हमारे पास रेजिस्टेंस ही है। आज हम बात करेंगे कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है हमारे पास। लेट्स से कि एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और इसको हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा कैपेसिटर और ऑल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ है E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहां पर जो ईएमएफ आप अप्लाई कर रहे हो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और कैपेसिटर ये, और मैं ये देखना चाहता हूं कि इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, किस फेज पर फ्लो करेगा। तो अगर मैं सबसे पहले करंट निकालने की कोशिश करूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। अब आप याद रखो कि जनरली करंट का, अब कैपेसिटर है सो देयर मस्ट बी सम चार्ज आल्सो, क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो हमने कहा कि इसके अंदर जो चार्ज था वो कुछ क्यू चार्ज था। बट एट एनी गिवन इंस्टेंट जो करंट होगा बेटा दैट विल बी गिवन बाय I इज इक्वल्स टू dq by dt। बट हम एक बात जानते हैं कि चार्ज का कैपेसिटेंस में जो रिलेशन होता है दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। अब यहां पर आप V की जगह अप्लाई करेंगे E, अप्लाइड ईएमएफ E। ठीक है, यस सर। ओके। अगर मैं इस Q की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो I बिकम्स d बाई डी टी ऑफ C इंटू E, जिसको क्या आप लिख सकते हो d बाई डी ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां से C और E नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए तो बचा क्या, d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब बेटा साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो दिस बिकम्स C ओमेगा E नॉट कॉस ओमेगा टी। आप क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हो, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा टी। ऐसा लिखने में तो कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं ना। यस सर। बेटा इस C ओमेगा को मैंने 1 अपॉन ओमेगा C नीचे लिख दिया डिनोमिनेटर में, सिर्फ मैनिपुलेट करा है रिलेशन को। कर सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर अगर मुझे और थोड़ा सा एक्सपैंड करना हो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I is equals to E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या इसमें कोई डाउट है? नो। देखो ध्यान से, साइन थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, होता है ना। यस सर। ठीक है, लेकिन आप या आप ऐसा कहो, इसको ऐसा लिखो कि मैं अगर आपसे कहूं कि आप साइन 90 माइनस थीटा को भी कॉस थीटा लिख सकते हो और साइन 90 प्लस थीटा को भी आप कॉस थीटा लिख सकते हो, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है ना। तो हमने यही करा, कॉस ओमेगा टी को हमने साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख दिया।
अब ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक फेज रिलेशन बनाने में हमें आसानी हो जाए, एक कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। जब हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट किया था तो वहां पर करंट हमें मिल ही साइन ओमेगा टी में रहा था, तो फेज देखने में हमें आसानी हो गई क्योंकि हमारा रेफरेंस क्या था फेज वहां पर ओमेगा टी था, इनिशियल फेज। अब हम ये देखना चाहते हैं कि करंट उस ओमेगा टी से आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि आइदर इट इज इन फेज और इट इज आउट ऑफ फेज। तो इन फेज है तो कितना है, आउट ऑफ फेज है तो कितना है। तो उसके लिए इसको वापस मुझे साइन फंक्शन के अंदर लाना ही पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमने cos ओमेगा टी से इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, sin ओमेगा टी में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस बिकम्स sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब आपके पास जो रिलेशन बन रहा है यहां पर वो बना बेटा I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर आप इसको एक जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो जो कि होगी I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देन आपका आई नॉट किसके इक्वल हो गया, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। नाउ दिस 1 अपॉन ओमेगा सी रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। हमारे पास आपने छोटी क्लासेस से पढ़ा है दैट E इज इक्वल्स टू आई आर और E नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इनटू आर। तो I नॉट इज ऑलवेज इक्वल्स टू E नॉट बाय R। नाउ व्हाटएवर द वैल्यू is here in denominator of E naught represents resistance। तो ये 1 upon omega c यहां किसको रिप्रेजेंट करेगा, the opposition offered by capacitor। कैपेसिटर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है बट ये किसको ऑफर करे, क्या ऑफर करेगा हमें, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक है, यस सर। तो इस 1 अपॉन ओमेगा सी को बोला जाता है x टू द सबस्क्रिप्ट c एंड इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की SI यूनिट ओम्स में ही होती है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, और ये ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है तो ध्यान से समझना। पहले हम XC की ही बात करेंगे। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और आप जानते हो ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई f। सो दिस इज 1 अपॉन 2 पाई FC। ठीक है, यस सर। यस। अब यहां पर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट होगी, 2 पाई कांस्टेंट है। तो क्लियरली XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, और अगर XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F है तो बेटा आप इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे XC का F के साथ तो ये बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है बेटा, यस यस। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में मैक्सिमम टाइम्स CBSE में पूछा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर मैं कहूं F0 हो जाए तो XC क्या हो गया, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यस सर। यानी अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो तो कैपेसिटर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है या कितनी रिएक्टेंस ऑफर करता है, इनफाइनाइट रिएक्टेंस ऑफर करता है। और इस रिएक्टेंस का मतलब क्या है, ऑपोजिशन ऑफर। तो मैंने आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था तब भी बताया था कि कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी। अब एक बात सोचो, डायरेक्ट करंट इज द करंट जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी 0 होती है, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी इन डायरेक्ट करंट। यस सर। In DC frequency is 0, therefore XC is infinite। So कैपेसिटर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट blocks DC completely but it allows AC to pass through it। ठीक है, it blocks DC completely
and it allows AC to pass through it. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। तो अब यहां से मेरी दो इक्वेशंस बनी, एक है इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जो कि अप्लाइड ईएमएफ था, और दूसरा हमें करंट मिला जो कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड। अब यहां से अगर मैं फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो देखो फेजर कैसे बनेगा। फेजर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, फिर से वही बात कि हम यहां क्या करेंगे, एक फेजर बनाएंगे जो कि किसी एक एंगल ओमेगा टी पे होगा, और लेट्स से कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। ठीक, एक्सिस मार्क नहीं करते हैं फेजर बनाते हुए, तो हम क्योंकि ये दिखा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ई एंड आई। आर के केस में ई और आई एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, बट अब देखो करंट इज लीडिंग ओमेगा टी बाय पाई बाय 2, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है, यानी ओमेगा टी से पाई बाय 2 आगे। तो अगर ये मेरा रेफरेंस था एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस दिस इज ओमेगा टी, तो इसके ऊपर जो भी कोई परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूंगा, दिस परपेंडिकुलर गिव्स द डायरेक्शन फॉर करंट एंड दिस इज पाई बाय 2। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, Yes, sir. यस। so this is the phasor diagram for purely capacitive circuit. क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो नो सर। इसको किसी ने, अच्छा वैसे तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर भी अगर आप 1 मिनट लगा के इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। नहीं? No doubt, sir. ठीक है, बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, Yes. sir. यस सर। आर्यन कोई डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर। ठीक है, मेलिसा कोई डाउट है? No, sir. चलो ठीक है बेटा। अच्छा, फेजर हमने बना दिया, और फेजर बनाने के बाद अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस चीज को लिखा कैसे जाता है एग्जाम में, ये आपसे दो तरीके से पूछी जाती है। देखो, ईएमएफ अप्लाइड तो था आपका इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, बट जो करंट इसमें मूव कर रहा था वो है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इसको अगर हम स्टेटमेंट वाइज लिखने की कोशिश करें तो वी कैन राइट इट एज, हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं, और वो दो तरह से लिखने का तरीका क्या है। पहला देखो, आप इसको लिख सकते हो दैट करंट लीड्स द ईएमएफ बाय पाई बाय 2। एक तरीका तो ये। दूसरा आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, ईएमएफ lags behind the current by pi by 2। दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह ठीक है। Yes, sir. भाई दो लोग हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ए ये बी,
तो हम इसको दो तरह से कह सकते हैं, दैट B is leading the A by some distance, ठीक है, लेकिन हम ऐसा भी तो कह सकते हैं A lags behind B by some distance। तो सिचुएशन तो वही है ना, सिचुएशन में तो कोई चेंज नहीं आया। लाइकवाइज यहां पर भी सिचुएशन तो वही रही, सिचुएशन में देयर इज नो चेंज, दैट करंट लीड्स द EMF by pi by 2 and EMF lags behind the current by pi by 2। दोनों अपनी जगह पर एक ही बात है। तो आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी, वहां पर वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वर्डिंग्स इक्वेशन बना के देख लेना, ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखो ध्यान से। अगर मैंने EMF को कांस्टेंट माना होता, E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा रेफरेंस था, तो करंट आ गया मेरे पास I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लेकिन इसी सिचुएशन को मैं ऐसे लिखता, अगर मेरा करंट कांस्टेंट होता I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि करंट मेरा रेफरेंस होता, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस EMF can be written as E equal to E naught sin omega t minus pi by 2। So both are same equations, गलत कुछ नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है ना ये बात? यस Yes. सर। क्योंकि न्यूमेरिकल करते हुए ये प्रॉब्लम्स जनरली बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं। वो कहते हैं कि सर ये बात ही नहीं समझ में आ रही, एक जगह वो लीड करा रहा है, एक जगह वो लैग करा रहा है, बट बात तो एक ही है, ठीक है ना? नेक्स्ट, यस सर। तो फेजर भी हुआ और XT और F का ग्राफ भी बन गया। अब बात करते हैं एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब एवरेज इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अगर मुझे निकालना हो तो फिर से बेटा कल वाला कॉन्सेप्ट P एवरेज यही रहेगा, इंटीग्रल 0 टू टाइम T dW अपॉन T। तो आप dW यानी वर्क डन को क्या लिख सकते हो? PDT। PDT कैन बी रिटन एज EI dt and this is 1 upon time T। तो 1 upon T E naught I naught 0 to time T, एक जगह तो बच गया साइन ओमेगा टी, दूसरा आपके पास है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, देन दिस बिकम्स कॉस ओमेगा टी dt। इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा E नॉट I नॉट बाय 2t 0 टू टाइम t साइन 2 ओमेगा टी dt। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. अब इस साइन ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी dt को जब आप सॉल्व करोगे बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन आता है 0। So average power consumption in purely capacitive circuit is 0, ठीक है? यस सर। अब ये आता है या नहीं आता है इसका इंटीग्रेशन करना, बताओ। देखो साइन 2 ओमेगा टी dt 0 टू टाइम t, इंटीग्रेशन होगा cos 2 ओमेगा टी माइनस साइन के साथ अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट्स लगेंगी 0 से लेके t तक, किसमें? cos में। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 ओमेगा एज इट इज cos ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू कैपिटल T माइनस cos 0। सो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 माइनस 1 इज 0 और साथ में मल्टीप्लीकेशन में था माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा, आंसर इज 0, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. So finally we have average power dissipation in purely capacitive circuit 0।
तो यहां से आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट समझ में आ गया किसी को Yes, कोई? sir. Yes, sir. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, इसको अगर आपने फिर से एक बार रीड करना चाहते हो तो कर लो बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, अगर इसकी वेव फॉर्म बनानी हो, ग्राफ बनाना हो, देन मान लो कि ये आपका ईएमएफ था। ठीक है, दिस इज द हार्ड लाइन जो कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहीं पर आप मुझे करंट का भी ग्राफ प्लॉट करके बताओ, तो ये ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करंट का ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? क्या ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इट मींस कॉस का ग्राफ चलना चाहिए ना? Yes, sir. और कॉस कैसा है? पॉजिटिव है, तो यहां से All कॉस का ग्राफ। ठीक है, ठीक है बेटा, yes, sir. तो ये आपको करंट का ग्राफ यहाँ पर शो करेगा। बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. पक्की बात, कोई डाउट नहीं है ना? Yes. ठीक है, नेक्स्ट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। चलो ठीक है, एक इंडक्टर बनाते हैं, इसको हम ऑल्टरनेटिंग सोर्स पे कनेक्ट करते हैं, और ऑल्टरनेटिंग सोर्स है हमारा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या आपका इंडक्टर L। ठीक है, अब बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हमें पता होता है कि कितना है। अभी हमने पिछले चैप्टर में निकाला था कि इस केस में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है L di by dt, लेकिन ईएमएफ हमें ये भी पता है कि दिस इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं कंपेयर करूं इसको, तो L di by dt is equal to E naught sin omega t. So di is equals to E naught upon L sin omega t dt। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो मुझे नेट करंट मिल जाएगा। तो नेट करंट निकालने के लिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो E नॉट बाय L तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का जब आप इंटीग्रल लोगे देन दिस बिकम्स cos omega t upon omega with a negative sign. So I is equals to minus of E naught by L omega cos omega t। ठीक है, Yes, sir. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि ये माइनस साइन आ गया। अब इस माइनस साइन के साथ कैसे डील करें? एक काम करते हैं, फिर से वापस चलते हैं। अच्छा, हेडिंग तो डाली नहीं, AC थ्रू प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, वापस चलते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। तो साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी इज ऑल्सो कॉस ओमेगा टी, होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी
इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यस सर। बिल्कुल ठीक बात। अब अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया दैट आई बिकम्स ई नॉट बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। यानी करंट जो हमें मिला उसके लिए हम कह सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय 2, या फिर आप कह सकते हो ईएमएफ लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2। तो इसकी भी दो इक्वेशंस बन जाएंगी, अलग से ही बना के देख लेते हैं। अगर मैं कहता कि ई कांस्टेंट यानी रेफरेंस लिया ई हमने, जैसे कि यहां पर है, सो फॉर ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, I is equals to I naught sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, या फिर आप ये कहें फॉर I is equals to I naught sin ओमेगा टी, if करंट रेफरेंस ले लिया जाए तो E will be equal to E naught sin ओमेगा sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना? यस सर। तो अगेन दोनों बातें वहां पर न्यूमेरिकल्स करते हुए खास ध्यान देना है इन सभी स्टेटमेंट्स का जो मैं अलग से बता रहा हूं बेटा। पहले मैंने आपको बताया था वहां पर इनिशियली फर्स्ट क्लास में या उसका जो रिवीजन हुआ था उसमें भी कि जब तक आपको ना कहा जाए कि द गिवन वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड करंट इज द पीक वैल्यू, तब तक आप उसको ई नॉट या आई नॉट नहीं लेंगे। द गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड ईएमएफ इज द एवरेज वैल्यू, तब तक आप उसको एवरेज नहीं लेंगे। जहां कुछ नहीं दिया कि द गिवन वैल्यू इज दिस, के a component is connected with a source of 230 volts 50 hertz, अब कुछ नहीं दिया ना, now this 230 volts is virtual value। ठीक है, यस यस सर। ऐसे ही यहां पर ध्यान देना है। अगर वो स्टेटमेंट में कहे that in a given component current lags behind EMF by pi by 2, तो इंडक्टर है। या ये कहे that EMF leads the current by pi by 2, तो इंडक्टर ही होगा। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये हमें पता लग गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब वापस ये अगर मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि अप्लाइड ईएमएफ था, ये इक्वेशन 2, तो कंपेयरिंग टू विद I is equal to I naught sin ओमेगा t, हमें मिला I naught is equals to E naught by L omega। Now this L omega is nothing but XL। XL को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी एक्स्ट्रा यूनिट भी ओम्स ही होती है। ठीक है, सो अगेन एक वन मार्कर यहां से बनेगा और वो वन मार्कर है ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ। आप एक्सएल को क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफएल। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्सएल और एफ का, देन दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में इतना पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, टू कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड। अच्छा, उससे पहले
अच्छा, उससे पहले बात करेंगे बेटा, आवाज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. बेटा आप सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट है इसका फेजर डायग्राम, फेजर ऑफ इंडक्टिव सर्किट। फिर से देखें, ये अगर ओमेगा टी रेफरेंस है तो ऑब्वियसली हमने ई को माना था, तो ये ई को रिप्रेजेंट करेगा। बट अब की बार बेटा जो करंट है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय पाई बाय 2, तो अब कहां जाएगा? पाई बाय 2 इस तरह, ये एंगल पाई बाय 2 हो गया। ठीक है? Yes, sir. तो ये बना आपके पास करंट का फेजर। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए ईएमएफ और करंट को ऑन फेजर डायग्राम आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हो जाएगा? Yes, sir. नेक्स्ट है एवरेज पावर कंजम्पशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। एवरेज पावर कंजम्पशन इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट निकालने के लिए बेटा फिर से वही P average is 1/T 0 to time T EI dt. So 1/T 0 to time T E naught I naught बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास बच गया with a negative sign sin omega t and cos omega t dt। लिख सकते हैं? Yes, sir. भाई इस sin ओमेगा t माइनस पाई बाय 2 को हम सीधा माइनस cos ओमेगा t लिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी। अब एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, तो P एवरेज आपके पास आ गई फिर से माइनस ऑफ E नॉट I नॉट बाय 2t 0 टू टाइम t sin 2 ओमेगा t dt। इसको हमने अभी सॉल्व करा था और आंसर क्या था? 0। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में या इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन क्या होती है? 0 होती है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. और इसकी वेव फॉर्म अगर आप बनाएंगे, वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे? ये अगर आपका ईएमएफ था तो अब ये वाला ग्राफ आई के लिए आप नीचे से शुरू करोगे क्योंकि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग माइनस ऑफ cos ओमेगा टी ग्राफ। तो ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई को। ऑब्वियसली दोनों के एम्पलीट्यूड्स में देयर मस्ट बी अ मार्क ऑफ डिफरेंस। आप दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं करेंगे। करंट हमेशा कम होगा किससे? ईएमएफ से। अगर आपने एम्पलीट्यूड्स दोनों के बराबर कर दिए तो इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाने के आपके नंबर कटेंगे। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो इस बात का खास ध्यान रखना बेटा। एक बार इसको गो थ्रू कर लो, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है जस्ट गो थ्रू इट वंस। कुछ भी पूछना है अभी पूछें। No doubt, sir. ठीक है, पक्की बात, किसी को कोई डाउट नहीं है? Yes, sir.
नहीं है डाउट। समर्थ क्लियर है? यस सर। एंजेला? यस सर। ठीक है। अन्वेषा क्लियर है बेटा? ओके, बोर्ड क्लियर कर दूं? यस सर। अच्छा, अभी हमने बात करी इंडिविजुअल सर्किट के बारे में कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टिव सर्किट होता तो क्या होता, इंडिविजुअल कैपेसिटिव सर्किट होगा तो कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे, और इंडिविजुअल इंडक्टिव सर्किट में डिफरेंट पैरामीटर्स क्या हैं, चाहे वो एवरेज पावर कंजम्पशन हो, चाहे वो फेजर डायग्राम हो। हमने इन सब चीजों का डिस्कशन आज अभी किया। अगर मैं बेटा आपसे ये कहूं कि लेट्स से कि वी हैव अ सिचुएशन जहां पर तीनों कंपोनेंट्स एक साथ आ जाएं, फिर क्या होगा? अगर तीनों कंपोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो दिस इज अ RLC सर्किट। कुछ लोग इसको LCR भी कहते हैं, ठीक है? तो आप कैसे भी लिख लो, RLC कह लो, LCR कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से हमने इसको एक सोर्स, ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ किया। एक चीज देखी थी कि R के अंदर EMF और करंट दोनों सेम फेज में थे, ठीक है? इंडक्टर के अंदर अगर EMF इधर था तो करंट के साथ क्या हो रहा था? करंट नेगेटिव। लैग कर रहा, ये E था तो ये I। कैपेसिटर में अगर ये E था तो I लीड कर रहा था। यही फेजर्स थे हमारे। यस सर। तो π/2 से इंडक्टर में लैग कर रहा था और कैपेसिटर में लीड कर रहा था। मैं इसकी वो इक्वेशंस जो कि हमने दो दो करके लिखी थी वो दोबारा से लिख रहा हूं यहां पर, सो दैट कि आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है बेटा, दिस टॉपिक इज LCR सीरीज सर्किट। और इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा खास ध्यान देना। क्यों कह रहा हूं? जैसे मैं इसको अभी कराने वाला हूं, हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके टीचर्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराएं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराएं। और वो डिफरेंट तरीका क्या है? एनसीईआरटी के अंदर कुछ और तरीके से कर रखा है इसको, तो वहां पर कुछ नोटेशंस कुछ डिफरेंट बुक्स में अलग दे रखे हैं। जैसे कि आप आयोटा यूज करते हो, सेम उसी तरीके से एक और इमेजिनरी ऑपरेटर होता है जे, ठीक है? जैकोबियन कहते हैं उसको। तो वो सॉल्व करते हुए बहुत सारी बुक्स में इसको जैकोबियन से भी सॉल्व किया हुआ है। तो यानी कि वो एक इमेजिनरी ऑपरेटर वहां यूज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ इमेजिनरी ऑपरेटर। हम यूज करेंगे जो हमने अभी तक यहां पर पढ़ा, सिर्फ उसी नॉलेज को। और वो क्या है आपका? फेजर डायग्राम। हम इसका रिजल्ट निकालेंगे फेजर डायग्राम से। उससे आसान तरीका LCR सीरीज सर्किट का कोई भी सोल्यूशन करने का नहीं हो सकता। इवन इन CBSE की जो आपकी मार्किंग स्कीम्स आती हैं उसमें भी इसका रिजल्ट फेजर डायग्राम के थ्रू ही निकाल रखा होता है। तो इसको आप फेजर से ही करेंगे और किसी और तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि लेट्स से एक टेबल बनाते हैं, ठीक है? इस टेबल में मेरे पास पहले R है, फिर L है, फिर C। RLC में सबसे पहले मैंने EMF को रेफरेंस माना, तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तीनों में E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, यानी E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी को हमने रेफरेंस मान लिया।
ये एक टेबल यहां से बना देते हैं, ठीक है। तो आपके पास करंट क्या होगा फॉर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई तो होगा यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज, यहां होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यहां होगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, होगा ना? Yes, यही sir. पढ़ा था हमने। अगर बेटा मैं अब यहां पर कहूं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तीनों में रेफरेंस है, तो ईएमएफ क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहां तो फेज चेंज हो ही नहीं रहा था, सेम फेज था। इधर हम लिखेंगे इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। नाउ दिस इज फॉर इंडक्टेंस ना, तो मैं यहाँ सबस्क्रिप्ट एल लिख रहा हूं और इधर लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट सी, सो दिस बिकम्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. तो आई होप कि यहां तक की इतनी टेबल आपको ये क्लियर है। अब इस टेबल से हम एक फेजर बनाएंगे। अब फेजर देखना ध्यान से, एक सिंगल फेजर जिसमें कि हम तीनों को इंक्लूड कर लेंगे। ये ई है, दिस इज ओमेगा टी। अब ध्यान से देखना, हम क्यों ई की टर्म्स में बना रहे हैं इसको, आप आई की टर्म्स में भी बना सकते थे, बट याद ये रखें ये किसमें है? सीरीज में। सीरीज में जनरली हमने सीखा है हमेशा हम क्या सेम रखते हैं? करंट, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैं करंट को रेफरेंस मान रहा हूं और ईएमएफ की इक्वेशंस बनाऊंगा या ईएमएफ का फेजर बनाऊंगा। तो ध्यान से देखें, अगर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी रेफरेंस वैल्यू हो तो R के लिए ईएमएफ साइन ओमेगा टी पे ही मिलेगा, तो लेट दिस बी ई आर। लेकिन L, ई एल कहां मिलेगा? पाई बाय 2 आगे, so this will be EL, पाई बाय 2 आगे, तो पाई बाय 2 पीछे क्या मिल जाएगा? EC। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो बताओ, अदरवाइज दोबारा बताता हूं। समझ आ गया बेटा? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं ऑन अ रेफरेंस, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप इसको ओमेगा टी रोटेट करा दो ऐसे। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि ओमेगा टी रोटेट ना करा के मैं इसी को रेफरेंस मान लूं, तो दिस फेजर कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, ये ई आर है, ये ई एल है और ये ई सी है, लिख सकते हैं। Yes, sir. और इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई एल माइनस ई सी ई आर। Yes, sir. ये वाले फेजर का प्रोजेक्शन हमने ऊपर ले लिया, तो दिस बिकम्स ई एल माइनस ई सी। ठीक है, वेक्टर्स हमने शिफ्टिंग कर दी, वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो अब इस पर्टिकुलर फेजर में देखें तो ये सारी की सारी आपकी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इन सभी वेक्टर क्वांटिटीज का अगर मैं बेटा रिजल्टेंट निकालूं तो वो कहां मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा। Yes, sir. ठीक है, तो इस E की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? नेट E। दिस नेट E विल बी इक्वल टू अंडर द रूट EL माइनस EC का होल स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर।
लिख सकते हैं? Yes, sir. अब देखो, आपने जब E से R के लिए E से I बनाया था तो आपने एक इक्वेशन यूज करी थी, E इज इक्वल्स टू IR, यानी यहां से आपने लिखा था, हाँ, E इज इक्वल टू IR। जब L के लिए किया था तो आपने कहा था E इज इक्वल टू I इंटू XL, और इसके लिए बोला था I इंटू XC। यही बात थी ना, क्योंकि इक्वेशंस आपके पास क्या आ रही थी, I इज इक्वल्स टू E बाय R, इधर मिल रहा था आपको I इज इक्वल टू E बाय L ओमेगा, और L ओमेगा को ही हमने XL लिखा था, और ये मिल रहा था आपको I इज इक्वल टू E अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, और उसी को हमने XC लिखा था, है ना? Yes, sir. तो मैं यहां पर EL की जगह क्या लिख सकता हूं, I इंटू XL, EC की जगह I इंटू XC होल स्क्वायर प्लस I इंटू R होल स्क्वायर, तो ये हो गया I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है? Yes, sir. सो E विल बी इक्वल टू, I कांस्टेंट निकल जाए तो अंदर क्या बचा आपके पास, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो E अपॉन I। अब ये E अपॉन I क्या होगा, कोई ना कोई ऑपोजिशन ऑफर्ड यानी रेजिस्टेंस ही होगी ना, बिकॉज इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, दिस इज नेट रेजिस्टेंस। XL क्या था, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। XC क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। R क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय मटेरियल, इनफैक्ट मटेरियल ऑफ वायर का मटेरियल। और E अपॉन I किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। Yes, sir. इस रेजिस्टेंस को बोला जाता है बेटा Z। Z यानी के इंपीडेंस, और इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, SI यूनिट रिमेन्स ओम्स। अब इंपीडेंस को डिफाइन कैसे करें, लिखें इंपीडेंस, इट इज डिफाइंड एज the net resistance or opposition offered by, it is defined as the net resistance or opposition offered by LCR series circuit। ठीक है? Impedance is also called effective opposition offered, effective opposition offered, ठीक है? Yes. तो इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड या इंपीडेंस का रिलेशन बनाना आपके CBSE एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंपीडेंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर और जरूर आता है बेटा। तो इसीलिए इंपीडेंस मैंने ज्यादा अच्छे से आपको सिर्फ ग्राफ के थ्रू या सिर्फ फेजर के थ्रू इसीलिए समझाया है कि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि फेजर तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है? बिना फेजर याद करे बात बनेगी नहीं। तो अच्छा है कि हम फेजर से ही रिलेशन निकाल लें विदाउट यूजिंग एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जिसको के समझने में आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि जैकोबियन ऑपरेटर के रूल्स थोड़ा सा अलग होते हैं आयोटा से। तो वहां पर हम उसको ना यूज करके सिर्फ इसी को यूज करें, और 3 स्टेप्स के अंदर हमारा या 4 स्टेप्स के अंदर आंसर आ जाता है। ये टेबल तो मैंने सिर्फ आपके याद करने के लिए बनवा दिया आपको, कि ये आपको याद रहनी चाहिए। आप बार बार इसको पढ़ें, याद करें, खुद से अपने हाथ से लिख के देखें, सो दैट कि आपको गलती ना हो कभी भी फेजर बनाने में, ठीक है? Yes, sir.
ठीक है, तो आई होप कि ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हो गया होगा एलसीआर सीरीज सर्किट का। ठीक है, नेक्स्ट Yes, sir. बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes. अच्छा, अब इसी एक्सप्रेशन को आप और कैसे यूज कर सकते हो देखना। यहां से हम बना सकते हैं एक इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब वो इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है देखो जरा। इम्पीडेंस ट्रायंगल, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाते हुए याद रखना कि ये R है, ये XL माइनस XC, तो इम्पीडेंस आपका क्या होगा रिजल्टेंट। इसका प्रोजेक्शन अगर हम यहां ले लें तो दिस इज ऑल्सो XL माइनस XC, ये होगा आपका Z। तो यहां पर ये जो एंगल बनता है दिस एंगल इज कॉल्ड फाई, और इस फाई को बोला जाता है एक्चुअली फाई को वो टर्म नहीं यूज करते हम लोग, हम चलो वैसे बात करते हैं। तो ये एंगल बनेगा फाई। यहां से आप cos फाई कैलकुलेट कर सकते हो, और cos फाई को कहा जाता है पावर फैक्टर। अब ये जो पावर फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि R अपॉन Z, यानी कि R अपॉन अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो Z की वैल्यू यही निकाली थी ना हमने, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर पावर फैक्टर। एंड व्हाई cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर? LCR सीरीज सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन, एवरेज पावर कंजम्पशन P एवरेज LCR सीरीज में इज EV IB cos phi। अब ध्यान से देखें, एवरेज पावर कंजम्पशन R L और C में से सिर्फ R में मिली थी हमें, और कितनी मिली थी EV IB। बाकी दोनों में एवरेज पावर कंजम्पशन कितनी मिली 0 तो यहां पर ये जो cos phi है इज द डिसाइडिंग फैक्टर कि कितना पावर कंजम्पशन होगा। अगर मैं पावर कंजम्पशन को मैक्सिमाइज करना चाहूं, ठीक है, तो मुझे XL और XC को खत्म कर देना चाहिए। यानी अगर Z ओवरलैप कर जाए R पे तो cos phi is equal to 1, if cos phi is equal to 1 that is phi is equal to 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, R और Z ओवरलैप कर गए, यानी यहां पर XL माइनस XC किसके बराबर है 0 के बराबर। तो पावर कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो गई। मैंने क्या बोला था, कैपेसिटर और इंडक्टर हम सर्किट में यूज करते हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर बेटा आप सुन पा रहे हैं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. कैपेसिटर और इंडक्टर हम किसी भी सर्किट में किस लिए यूज करते थे, पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, पावर करेक्शन के लिए हमने यूज करते थे। मैंने आपको यही बताया था कि दीज कंपोनेंट्स आर यूज्ड फॉर पावर करेक्शन। अगर XL और XC ना हो, यानी ना कैपेसिटर हो ना इंडक्टर हो, तो आप देख रहे हैं उस केस में पावर कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो गया। लेकिन अगर आपको पावर कंजम्पशन रिड्यूस करना है तो उस केस में आपको फाई की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, और फाई की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको XL माइनस XC का मैग्नीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा? Yes. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां से पावर फैक्टर का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. एक्चुअली एवरेज पावर कंजम्पशन की भी एक डेरिवेशन है,
ठीक है, बट उतना मुझे नेसेसरी नहीं लग रहा कराना, बट अगर आप कहते हो तो मैं करा देता हूँ वो भी। बोलो करा दूं? यस। ठीक है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको यहां से मैं क्लियर कर दूं बोर्ड को, इधर वाला यस। पार्ट। अच्छा देखो, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारा अप्लाइड ईएमएफ था। तो अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है तो मैं कहता हूं लेट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड ईएमएफ, और करंट है मेरे पास आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां फाइव हमने एक रैंडम एंगल ले लिया, और उसको लेने के पीछे का रीजन ये है कि आर एल और सी के कॉम्बिनेशन में हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, तो मैंने उस फेज डिफरेंस को यहां पर लेट कर लिया फाइव। ठीक है, तो एवरेज पावर कंजम्पशन निकालेंगे कैसे? 1/t अगेन 0 टू टाइम t ई आई, तो ये हो जाएगा बेटा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी। ई नॉट आई नॉट आप कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो आपके पास बचेगा, ध्यान से देखना, यहां पर साइन ओमेगा टी तो एज इट इज, इसको एक्सपैंड कर लो तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर सॉरी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव dt। तो मैं लिख सकता हूं ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रल 0 टू टाइम t साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस dt साथ में प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव dt, और इसका भी इंटीग्रल 0 टू टाइम t। अब बेटा देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? साइन 2 ओमेगा टी साइन 5 dt। यस सर। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं? ई नॉट आई नॉट बाई टी इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 कॉस 5 dt इंटीग्रल 0 टू टाइम t प्लस साइन 5 एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टाइम t अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी dt। ऐसा ही लिख सकते हैं ना? अब ये पर्टिकुलर फैक्टर तो जीरो हो गया, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हमने करके देखा था कि जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा ई नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाइव, कांस्टेंट आ गया बाहर, कॉस 2 ओमेगा टी का भी जीरो हो जाएगा, अपॉन 2 भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा? सिर्फ dt 0 टू टाइम t माइनस 0। So this will be E naught I naught by 2t cos 5 into t. T से t cancel out हुआ, so this will be E naught by root 2 I naught by root 2 cos 5। Ultimately लिख सकते हैं EV cos 5। E naught by root 2 हमारे पास क्या था? RMS वैल्यू। I naught by root 2 क्या था? RMS वैल्यू। ठीक है,
बेटा पहले वाला स्टेप सबको क्लियर है? Yes, sir. सेकंड वाला स्टेप नहीं क्लियर है। दिस इज साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक्सपैंड कर सकते हैं। दिस इज Yes, sir. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ओमेगा टी बाहर ऑलरेडी था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये रहा, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये आ गया dt के साथ। इंटीग्रेट जब इसको करा 0 टू t तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, ये बन गया sin 2 ओमेगा t, sin पाई बाय 2 बाहर रह गया। sin 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है 0, तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ये बच गया था sin स्क्वायर ओमेगा t और cos पाई में से cos पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अंदर बच गया मेरे पास 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2। अब इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 माइनस cos 2 ओमेगा t बाय 2, जो कि मैंने यहां करा। 1/2 तो बाहर आ गया, cos फाई भी बाहर आ गया, सिर्फ dt बच गया क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करना था, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन अगेन 0 होता है 1 कंप्लीट साइकिल पे, 0 टू टाइम t पे। Yes, sir. So we are left with e naught I naught by 2t cos phi। t से t कट गया, e naught by root 2 I naught by root 2 cos phi, तो ev iv cos phi। इस एक्सप्रेशन को अगर आप लिखना चाहें तो बेटा याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि P average in LCR is equal to P average in resistive circuit into cos phi। या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हो, cos phi is equals to P average of LCR upon P average of purely R, ठीक है। Yes. अब यहां हमने बात की थी कि cos phi की वैल्यू अगर 1 हो, यानी पावर फैक्टर अगर 1 हो, पावर फैक्टर अगर यूनिटी हो, तो XL माइनस XC का 0 होना जरूरी है। सो व्हेन XL is equal to XC, this condition is known as resonance। और XL को आप क्या लिख सकते हो, 2 pi FL, XC को क्या लिख सकते हो, 1/2 pi FC। तो F का फॉर्मूला आ गया 1/2 pi अंडर द रूट LC, ठीक है। Yes. Yes, sir. क्योंकि फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 1/2 pi अंडर द रूट LC, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां तक का पार्ट क्लियर है। Yes, sir. हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ आरएमएस और एवरेज वैल्यू के क्वेश्चंस विद एलसीआर सर्किट करेंगे, ठीक है। तब आपको इसकी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस चैप्टर में, क्योंकि फर्स्ट टर्म में डेरिवेशंस नहीं आनी है। एनालिटिकल पोर्शन आपने देख ही लिया, दिस चैप्टर इज कंप्लीटली एनालिटिकल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको रटना पड़े, बस न्यूमेरिकल्स आएंगे और उन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि हमें लैंग्वेज को ज्यादा अच्छे से समझना है। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपको इसका एक असाइनमेंट भेजूंगा, और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट, ठीक है सर। हाँ सर, आप तो वो सैंपल पेपर डिस्कस करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा। आज मैंने एक सैंपल पेपर भेजा है आपको, हाँ, जो कि आज ही सीबीएसई ने रिलीज करा है। तो उसमें सर 55 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। हाँ उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो एक्स्ट्रा है ना, मतलब एक्स्ट्रा तो है। नहीं? ना 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 इतना नहीं है, ठीक है। उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, डेफिनेटली, ठीक है। Yes, sir. आज वाली क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? हाँ सर। No, sir. ठीक है बेटा,
तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ के रखें और इस वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब हम बेटा सॉल्यूशंस करेंगे इस चैप्टर के तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए कि सॉल्यूशंस एग्जैक्टली हो कैसे रहे। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है बेटा। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके।